हे बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेफ ट्यूटोरियल्स पर। सो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है, देखा था कि भाई कैसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आके मिलके एक साथ एक चेन बनाते हैं जिसको हम बोल देते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर है? ओके। अब आगे हम थोड़ा जर्नी को बढ़ाएंगे। इस चैप्टर में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ डीएनए की बेटा। क्लियर है? ठीक है। हम देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग साइंटिस्ट आके, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्टों ने अपना अपना योगदान दिया इसकी खोज में, डीएनए की खोज में, डीएनए की डिस्कवरी में। राइट, चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और हो सकता है कि ये लेक्चर आपका बढ़ा जाए तो मैं 2 पार्ट में आपको दे दूं, ठीक है, इस लेक्चर को। क्लियर है? तो इसलिए पूरा लेक्चर देखना है बेटा, पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है। 2 पार्ट में आपको मिल सकता है। पार्ट 1 आज होगा, पार्ट 2 नेक्स्ट डे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट में आपको मिल सकता है ये लेक्चर, ठीक है, क्योंकि लंबी हो सकती है वीडियो, क्योंकि मुझे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाने होंगे इसके, इसलिए। और थोड़ी एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट होने से पहले, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपको बोलूंगा, मेरे को थोड़ा कफ हो गया है बेटा, तो बीच बीच में आपको मेरी खराब आवाज, खांसी की खराब आवाज, गले की खराब आवाज आपको सुनाई दे सकती है, जिससे आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो आप थोड़ा सा उसके लिए उस परेशानी को थोड़ा झेल लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। ओके, तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए हमारे पास बेटा इस डिस्कवरी ऑफ डीएनए की जर्नी में, वो थे आपके पास फ्रेडरिक मिक्सचर। कौन है? फ्रेडरिक मिक्सचर, जिनको शॉर्ट में हम एफ मिक्सचर भी बोलते हैं। कौन है बेटा? एफ मिक्सचर, फ्रेडरिक मिक्सचर। ये कब आए? 1869 में, ठीक है। 1869 में इन्होंने बोला कि भैया पस सेल, पस मतलब समझते हो? व्हाट इज पस? पस जो घाव लग जाता है ना, घाव लग जाता है तो उससे जो फ्लूइड आता है वो पस आपका। क्लियर? वो उस सेल को देखा, उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ मटेरियल रखा हुआ था। उस मटेरियल को बाहर निकाला भैया, जो भी टेक्निक होगी उससे निकाला, और वो मटेरियल को जब बाहर निकाला तो उन्हें देखा कि ये मटेरियल तो भाई एसिडिक है। ये मटेरियल कैसा है? एसिडिक है, सॉरी। ओके, और इन्होंने चूंकि इस मटेरियल को पस सेल के न्यूक्लियस में से निकाला था, यानी कि न्यूक्लियस में से निकाला था, तो इन्होंने इसका नाम दे दिया न्यूक्लिन। क्या नाम दे दिया बच्चों? न्यूक्लिन नाम दे दिया। सही है? ओके, अब खास बात ये थी कि जब ये मटेरियल निकाल रहे थे, एसिडिक मटेरियल निकाल रहे थे, तो ये मटेरियल पूरी फॉर्म में नहीं निकल पाया, मतलब पूरा का पूरा एग्जैक्टली जैसे अंदर में था न्यूक्लियस के अंदर, वैसा बाहर नहीं निकल पाया, ये टूट गया, ठीक है ना। इंटैक्ट फॉर्म में, एनसीईआरटी बोलते हैं इंटैक्ट फॉर्म में नहीं निकल पाया, ठीक है। और जिसके वजह से ये जो मटेरियल था इसकी स्ट्रक्चर छुपी हुई रह गई, इल्यूसिव रह गई। कोई दिक्कत है? स्ट्रक्चर रिमेन इल्यूसिव बिकॉज, क्योंकि इंटैक्ट फॉर्म में डीएनए को हम एसिडिक मटेरियल को निकाल नहीं पाए, ये साइंटिस्ट, ठीक है। एफ मिक्सचर। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं, 1 मिनट दो मेरे को टाइम। सॉरी। हाँ, तो अगर मुझे इसको पॉइंट में लिखना है बेटा, ठीक है, तो पॉइंट में इसको मैं कैसे लिखूंगा? पॉइंट में इसको अगर मुझे लिखना हो तो कैसे लिखूंगा बेटा? इसको मैं पॉइंट में लिखूंगा कि देखो इन्होंने क्या किया, आइसोलेट एसिडिक मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ pus cell and named न्यूक्लिन नाम रख दिया। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम है बेटा? स्ट्रक्चर जो थी इनकी, स्ट्रक्चर रिमेन इल्यूसिव। क्यों इल्यूसिव रह गई भैया? रीजन क्या था इसका? ये एआर क्वेश्चन में बन सकता है आपके। रीजन इसका ये था बेटा, बिकॉज कांट
अरे क्या लिख दिया मैं, बिकॉज एसिडिक मटेरियल कैन नॉट, ठीक है, एसिडिक मटेरियल कैन नॉट बी आइसोलेटेड इन इंटैक्ट फॉर्म। क्या कोई दिक्कत इस थ्योरी में, कोई प्रॉब्लम बेटा? ठीक है, सिंपली आपको देखो, सिंपली 2 पॉइंट है बेटा, ठीक है। इन्होंने एसिडिक मटेरियल आइसोलेट किया न्यूक्लियस, किससे, कौन से न्यूक्लियस से, पस सेल के न्यूक्लियस से, और फिर नाम रख दिया न्यूक्लियन। और दूसरा, इनका स्ट्रक्चर इल्यूसिव रहा, क्यों? क्योंकि ये टुकड़ों टुकड़ों में टूट गया था निकालते वक्त ये मटेरियल, ठीक है, बस रीजन, सिंपली, ठीक है, ओके। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यहां तक स्क्रीनशॉट लेना है जिनको, ले लो फटाफट से, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट से। मैं पानी भी थोड़ा सा पी लेता हूँ, एक घूंट, खांसी कम आएगी। ओके, ले लिया होगा सबने। अब आ जाओ, आगे बढ़ते हैं बेटा। दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास, दूसरे साइंटिस्ट कौन से आए, देखो जरा ध्यान से। दूसरे साइंटिस्ट जो आए बेटा, वो थे हमारे पास, दूसरे साइंटिस्ट जो थे वो थे चारगाफ भैया, चारगाफ, ठीक है। चारगाफ भैया जो थे, उन्होंने अलग अलग सोर्स से डीएनए को एनालाइज किया बेटा, अलग अलग सोर्स से, बहुत सारे सोर्स लिए और उससे डीएनए को एनालाइज किया, और उसके बेसिस पर अपना एक रूल निकाला, जिनको उन्होंने बोला, जिनको हम बोलते हैं चारगाफ रूल, सही है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एनालाइज डीएनए फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से एनालाइज किया डीएनए को, और फिर अपना एक रूल निकाला, जिसको इन्होंने बोला चारगाफ रूल। क्या था रूल भैया? रूल ये था कि A/T इज इक्वल टू G/C इज इक्वल टू 1 होगा पहला। इसी को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो कि A+G/T+C इज इक्वल टू 1, यानी कि कांस्टेंट, ये आपका। तो 2 फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। क्या मतलब हुआ भैया कि जितना A होगा उतना T होगा, जितना G होगा उतना C होगा, सही है। A+G का सम बराबर होगा T+C के सम के। कोई दिक्कत है? तभी तो भैया कट के बनाएगा, अरे बोलो हाँ ना, ठीक है भाई साहब, बहुत सही। अब ये जो आपका रिजल्ट है, इनका रूल जो है, ये इसकी खास बात ये थी कि ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। तो ओनली वैलिड फॉर dsDNA यानी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, यानी कि जिसके अंदर 2 धागे होंगे, ठीक है, 2 धागे वाले डीएनए। dsDNA कैसे होगा बेटा? ये देखो, ये वाले 2 धागे वाले डीएनए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्वेश्चन इस पर आता है, जैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे सर? देखो मान लो तुमको दिया हुआ है A इज इक्वल टू 20 बेटा, क्लियर है? A इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है, फाइंड G लिख रहा हूं मैं, तो ये फाइंड, एक मिनट रुक जाओ, ये सही है, फाइंड G इज इक्वल टू, G को फाइंड करो if DNA, if given DNA is of चलो 100 ले लेते हैं, 100 बेस पेयर। कॉपी पेन पर सॉल्व करना है, एकदम नोट्स बनाते हुए चलना है, सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है और आंसर लिखना है चैट में, ठीक है? मतलब आपके कमेंट सेक्शन में आंसर छोड़ के जाना है बेटा, किसका किसका सही आया था, ठीक है? ओके, चेक करना है। उसके बाद आ जाओ, देखते हैं सॉल्यूशन को। कर लिया होगा तुम लोगों ने, सॉल्यूशन को देखते हैं बेटा। सॉल्यूशन क्या होगा? देखो,
हमारे पास कितना बेस पेयर है? 100 बेस पेयर है। तो देखो ध्यान समझो, 100 बेस पेयर है तो आपके पास 200 नाइट्रोजनस बेस हो जाएंगे। कितने नाइट्रोजनस बेस हो जाएंगे? 200 नाइट्रोजन। अरे कैसे भैया? देखो 100 बेस पेयर है। बेस पेयर किसको बोल रहे हैं? ये जो है ये आपका बेस पेयर है। एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरा नाइट्रोजनस बेस। तो भैया 100 इस पर हो जाएंगे नाइट्रोजनस बेस और 100 इस पर नाइट्रोजनस बेस हो जाएंगे। तो 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200 नाइट्रोजनस बेस हो गया। अब 200 नाइट्रोजनस बेस हो गया, समझो। तो आपके पास क्या है? ए जो है, ए है आपके पास, ए है कितना? 20, ठीक है। तो टी भी कितना हो जाएगा बेटा? 20, क्योंकि बराबर होना चाहिए। और अब ये मिला के कितना हुआ? 40। मतलब 200 में से 40 घटाओ, कितना बचा? 160। 160 बचा तो G इज इक्वल टू 80, C इज इक्वल टू 80। क्या आंसर नहीं आ गया? अरे हाँ ना बोल दो भाई। मान लो तुमको इसकी परसेंटेज निकालने के लिए बोल दे, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट आपको, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया आपका कि फाइंड परसेंटेज ऑफ सी। सी परसेंटेज निकालेंगे। कैसे परसेंटेज निकालो भैया? 80 बटा 200 इंटू 100 काट दो, ये गया, ठीक है। 240। आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 40%। मतलब साइटोसिन का अमाउंट कितना है? 40% इस पूरे 200, इस पूरे 100 बेस पेयर के डीएनए में। क्या कोई समस्या, कोई दिक्कत? यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो मेरे को। क्लियर? ओके, चल यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी से फटाफट से, बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है बच्चों, ठीक है। आज देरी सिर्फ मैं करूंगा, खांसने में थोड़ा मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, थोड़ा मिटाने में, ठीक है। आप लोग की बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए, सही है। थोड़ा पानी पीने में मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा क्योंकि भैया मुझे प्रॉब्लम है, आप लोग को अभी प्रॉब्लम नहीं है। चलो फटाफट से जल्दी से करेंगे, आ जाओ। हमने पढ़ लिया भैया चारगाफ के बारे में थोड़ा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके, ठीक है। आपको इससे एक बात मालूम चल गई होगी बच्चों, देखो कि हमेशा A जो होगा वो किसके बराबर होगा? T के बराबर होगा, और G जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा? C के बराबर होगा। क्लियर है? इस रूल का यही एक फायदा है, ये अपने को, तो अगर कोई भी एक वैल्यू आपको दे दी गई है तो बाकी के आप निकाल सकते हो आराम से, इजीली। क्लियर है? ओके, परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज निकाल सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, सही है। आगे दो साइंटिस्टों के बारे में हमने देख लिया कि दो साइंटिस्टों का क्या योगदान था भाई। अब तीसरे साइंटिस्ट पर आके चर्चा करते हैं थोड़ा। तीसरे साइंटिस्ट आए बेटा विल्किंस और फ्रैंकलिन। विल्किंस और फ्रैंकलिन है। विल्किंस और फ्रैंकलिन ने क्या काम किया भैया? इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, इस टेक्निक पर वर्क किया। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टेक्निक से डीएनए की स्ट्रक्चर को मालूम करने की कोशिश की। क्लियर है? एक कंटेनर लिया, उसके अंदर ये डीएनए रखा, क्लियर है, और इस पर एक्सरे की बीम डाली। ये बीम डाली, यहां पर एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दी, फोटोग्राफिक फिल्म, और इस पर क्या हुआ? इस पर डीएनए की इमेज बन गई इस फिल्म पर। कोई दिक्कत है? तो ये यही कहलाती है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। पता नहीं लोग इसके बारे में क्या पढ़ने रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां पर हो गया ये काम, क्लियर है। चौथे साइंटिस्ट आए जिनके आने से भैया भूचाल मच गया, ठीक है। जो साइंटिस्ट इस डिस्कवरी पर काम कर रहे थे, जो भी इससे थोड़ा बहुत रिलेशन रखते थे, उनके मतलब परखच्चे उड़ गए कि भाई ये क्या कर दिया इसने, ठीक है। कौन सा साइंटिस्ट आया भाई? 1953 में आए दो धुरंधर आए बच्चों, और दोनों धुरंधर जो थे, एक का नाम था जेम्स वॉटसन और एक था फ्रांसिस क्रिक।
क्रिक। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डीएनए की डबल हेलिक्स मॉडल दे दी, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दे दी बेटा, ठीक है। डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दे दी भैया, ठीक है, ओके, एकदम स्ट्रक्चर के साथ खूब बेहतरीन, ठीक है। और इसका इफेक्ट इतना तगड़ा था, मतलब इसका प्रभाव इतना तगड़ा था कि इस डिस्कवरी ने सारे साइंटिस्टों का ध्यान अपने तरफ मोड़ लिया था, ठीक है। मतलब बोल रहा हूं ना, भूचाल आ गया था भाई, ये क्या कर दिया इन दोनों ने, क्लियर है। 1953 में अगर मैं क्या ऐसा था कि भैया जिसकी वजह से बहुत मतलब तारीफें होने लगी, तो इसका वो हॉलमार्क है, हॉलमार्क। सोना वोना खरीदने जाते हैं ना, गोल्ड, तो उसमें हॉलमार्क होता है बेटा, ठीक है भैया। तो इसका हॉलमार्क क्या था, इसका मेन हॉलमार्क, मेन पॉइंट क्या था, मेन पॉइंट था कि देखो ए के सामने हमेशा टी लगेगा, मतलब ए हमेशा टी के साथ, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयरिंग करेगा, और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा। और ये पेयरिंग बेटा कहलाती है स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। ये कैसी बेस पेयरिंग है, स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक नहीं है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या है, यहां पर ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा, जी हमेशा सी के साथ पेयर करेगा, सही है। ऐसा नहीं हो जाएगा कि ये सी के साथ पेयर कर ले, जी टी के साथ, तो नॉन स्पेसिफिक हो जाएगी, बात समझे। कोई भी किसी के साथ पेयर नहीं कर पाएगा, हमेशा ए टी के साथ और जी सी, ये पेयरिंग होगी। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक बेस पेयरिंग बेटा, बेस पेयरिंग, स्पेसिफिक बेस पेयरिंग। और ये स्पेसिफिक बेस पेयरिंग कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ में आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब देखो, पहला, अगर मान लो तुम्हें एक स्ट्रैंड का, डीएनए के एक स्ट्रैंड का सीक्वेंस अगर पता है, तो तुम दूसरे का पता लगा सकते हो, तुम्हें वो प्रेडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। कैसे सर, यही तो थी कॉम्प्लीमेंट इसकी, यही थी कॉम्प्लीमेंट कि भैया एक चैन का अगर कोडिंग तुम्हें मालूम है, सीक्वेंस मालूम है, नाइट्रोजनस बेस की कोडिंग अगर तुम्हें मालूम है, तो तुम दूसरे की कोडिंग आराम से निकाल लोगे। यही इसकी एक कॉम्प्लीमेंट्री सबसे पहले। देखो कैसे, मान लो, तो देखो पहले लिख लेते हैं क्या है, इफ sequence of one chain is provided, okay, the sequence of another chain can be predicted। कैसे सर, करके बताओ। अभी बताते हैं बच्चों। देखो मान लो, यहां पर समझो, यहां पर सब इधर दुखी आत्मा, यहां आ जाओ। देखो ये मान लो कोई चैन दी गई है आपको, डीएनए की एक चैन दी गई है 5' to 3', क्लियर है। ये इस पर कोडिंग लगी हुई है, ठीक है। यहां पर लगा दिया है ए, यहां पर लगा दिया है जी, यहां पर लगा दिया है सी, यहां पर लगा दिया है टी। अब तुम्हें दूसरी चैन पता लगानी है, तो क्या नहीं लगा सकते हो महानुभाव। 3' to 5', एंटी पैरेलल होता है, एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो करती है डीएनए, ठीक है। आ जाओ भैया, ए के सामने हमेशा क्या आएगा, ए किसके साथ पेयरिंग करेगा, टी। जी के सामने हमेशा सी हमेशा जी के साथ, और टी हमेशा ए के साथ। लो बन गई दूसरी चैन। ये थी कॉम्प्लीमेंट इसकी, समझ में आ रही है बातें। ये इसका कॉम्प्लीमेंट था, ठीक है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। और ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इतनी खतरनाक, मतलब इतनी मस्त थी, झल्लाकेदार थी भाई, फर्राटेदार, कि जो डिस्कवरी काफी सालों बाद होने वाली है, उस डिस्कवरी के बारे में इसने पहले से प्रेडिक्ट कर दिया था कि कैसे होगी वो, ठीक है। उसके अंदर आखिर अगर हो जाएगा डिस्कवरी, अगर ये मेथड, ये मैकेनिज्म होता होगा, तो वो कैसे होगा, जानते हो कौन सा, डीएनए रेप्लिकेशन।
डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होगा ये पहले से प्रेडिक्शन हो गया था। ये कैसे डीएनए रेप्लिकेशन होगी, डिस्कवरी नहीं हुई थी, डीएनए रेप्लिकेशन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, क्या होगा डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर ये पहले से प्रेडिक्ट कर लिया गया था। क्लियर है? तो प्रेडिक्ट, अगली बात कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का अगला फायदा, प्रेडिक्ट पॉसिबल मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। मेरे हिसाब से यहां तक आपको बातें चिपक गई होंगी एकदम मस्त तरीके से, कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, जल्दी। ओए ओए हीरो, जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्लियर है? ओके, बहुत सही, नाइस। ठीक है, तो ये रहा बेटा। अब थोड़ा मेरा गला जवाब दे रहा है, ठीक है। मैं बोलूंगा कि इसके बाद की कहानी नेक्स्ट क्लास में अपन देख लें, ठीक है, तो सही रहेगा। ठीक है, थोड़ा नेक्स्ट क्लास में मतलब भी थोड़ा मैं रेस्ट वेस्ट करूंगा, थोड़ा सा पानी वानी पी के फिर आऊंगा। पढ़ाऊंगा तो आज ही पूरा, ठीक है। लेकिन आपको वीडियो हो सकता है दोनों, चलो मैं एक ही दिन में दोनों वीडियो दे दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग आज ही मैं कर लूंगा, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे रेस्ट दो, क्योंकि भैया गला काम दिक्कत कर रही है, ठीक है। ओके चलो बेटा, मिलते हैं। जय हिंद, पढ़ते रहो ऐसे ही। दूसरा पार्ट आपको थोड़ी देर में मिल रहा है, सही है? चलो।